एक साथ इन सब चीज़ों का घटने का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टक हो गया है। क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है? अमित भाई, मैंने आप सब लोगों को भी बहुत पहले बताया था कि इस दुनिया में ये जो व्यवस्था इस वक्त चल रही है, जिसको खुद नरेंद्र मोदी संसद में बोल चुका है, और ना खाली अकेला नरेंद्र मोदी, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने संसद में वहाँ बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था बनी थी, नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था, वैसे ही अब जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर भी नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। युद्ध के हालात वो ला नहीं पा रहे सीधा सीधा, क्योंकि दुनिया में बहुत जागरूक लोग हैं। ये सोशल मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, बाय चांस वो इस्तेमाल पब्लिक भी कर गई, और उस रिसर्च को बहुत से लोगों ने अपने लिए भी इस्तेमाल करना चालू किया और लोगों को जागरूक भी कर दिया। बहुत से लोगों ने एआई का सहारा लेकर रिसर्च दे मारी और वो डीप ट्रूथ ले आए, जिससे कि मालूम पड़ा कि ये तो दुनिया को पूरी तरह से अंधेरे में रख करके चल रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि सारे के सारे जितने तंत्र हैं, जितने भी मतलब चाहे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मीडिया है या पार्लियामेंट है, और उसके अंडर काम करने वाले नीचे छोटे तबके, लास्ट एम्प्लॉय से लेकर के और राष्ट्रपति तक, ये पूरा एक नेक्सस के तौर पे काम करता है। ये पूरा एक जाल है और इनका एक संगठित गिरोह है। बेसिकली एक गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, जो हमारे लोगों को किराए पर लेता है समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए। जैसे नेता और अभिनेता आप देखोगे, ये पूरी तरह से समाज को भ्रमित कर रखते हैं। इवन टीचर भी इन्होंने आज के टाइम पर इस तरह से रखे हुए हैं स्कूलों में, जो बच्चों को भ्रमित करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ठीक है, प्रेयर में 2-4 लाइनें वो बोल देते हैं, थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज की, अदरवाइज सिलेबस है, एग्जाम है, किताबें हैं, वो सारी की सारी उन बच्चों को भ्रमित करने के लिए ही इस्तेमाल की जा रही हैं। पुलिस है, वो आपकी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा, उनका सहयोग, यानी कि गुंडों का सहयोग के लिए इस्तेमाल हो रही है। कोई भी आदमी है, वो खाली सरकारी नौकरी में इसलिए आना चाह रहा है क्योंकि उसके पास पावर है, पावर आ रही है और पैसा आ रहा है, पैसा फिक्स आ रहा है, चाहे वो काम करे या ना करे। बिल्कुल। तो ये सब क्या इन लोगों को पता नहीं है? जब इनके पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक गली में कोई आदमी मास्क पहने बिना निकले तो इनको मालूम पड़ जाए कि इस लेवल पर ये लोग सुपरविजन कर सकते हैं। तो क्या ये नहीं देख पाते कि आपके थाने में एक सिपाही जो है वो पैसे ले रहा है, चौक पर खड़े होकर पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब ट्रक चल रहा है रास्ते में, ये पुलिस वाले गुंडे उसको गुंडों की तरह रोकते हैं आगे गाड़ी अड़ा करके, और फिर उससे वसूली करते हैं, और वो पुलिस खर्चे में बकायदा लिखता है कि ये पुलिस खर्चा है। जुडिशरी में जज के बिल्कुल नाक के नीचे बैठा हुआ उसका एक प्यादा, वो 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए में तारीख बदल के दे रहा है। खुद वकील आपसे तारीख बदलने का और इसको आगे बढ़ाने का, न्याय में फैसले में सेटिंग करने का पैसा लेकर के सौदेबाजी कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं, ये वो पुलिस वाला कर रहा है, या वो अधिकारी कर रहा है, या वो एम्प्लॉय कर रहा है, वो कर्मचारी कर रहा है। एक्चुअली जब आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रही है। जनता को अपना काम निकलवाने के लिए पैसे देने हैं, यानी हम उनको करप्ट घोषित करने पे लगे हैं, वो हमको करप्ट घोषित करने पे लगे हैं, और इस करप्शन की आड़ में इनको हमारे ऊपर एक नई व्यवस्था थोपनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करप्शन है ये हो नहीं रहा, एक्चुअली ये करवाया जा रहा है। एक्चुअली ये इस योजना का हिस्सा है, जिसको वो लोग नया नया वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो अब नया वर्ल्ड ऑर्डर कब आएगा? आपकी नई शिक्षा व्यवस्था कब आएगी? जब आपका भरोसा पुराने शिक्षकों से हटेगा तभी तो।
जब आप शिक्षकों को कर्मचारी कहना चालू करोगे, नौकर कहना चालू करोगे, उनको बुज़दिल कहना चालू करोगे, उनके ऊपर लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप लगेंगे, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, मिड डे मील खाने के आरोप लगेंगे, तभी तो आप उन शिक्षकों से भरोसा हटा पाओगे। उस पुलिस व्यवस्था पर आपका भरोसा तभी हटेगा जब आप वो पुलिस वाला करप्ट होगा और वो पूरा जग जाहिर होगा कि ये करप्ट है। यानी खुलेआम जब वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने लग जाएं, खुलेआम जब वो सब करने लग जाएं, तो ही केवल आप इस व्यवस्था से अपना विश्वास हटा सकते हो, ताकि आप नई व्यवस्था खुद मांगने लग जाओ। यानी भाई पुलिस का सर्वेलेंस हमको नहीं चाहिए, अब उसमें फिर क्या 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 करना है? फिर आपको हम ना आपके लिए सीसीटीवी कैमरास हर चौराहे पर इम्प्लांट कर देंगे। जो कानून का पालन करेगा, अनुपालन नहीं करेगा, उसके घर पे चालान अपने आप पहुंच जाएगा, तो टेंशन खत्म। अब उनके पास है पावर। हमें भ्रम रहेगा कि जिसकी भी गाड़ी जो है वो स्पीड से चलेगी, या जिसकी भी गाड़ी गलत लाइट को क्रॉस करेगी, या जो भी गलत पार्किंग करेगा, उसके घर चालान पहुंच रहा है। लेकिन वो तो वहां सेटिंग है ना, जिसके पहुंचना है, जिसके नहीं पहुंचना है। आम इंसान से लूटना पैसा, या फिर सभी से लूटना है। यानी वो सिस्टम आपकी सेफ्टी के लिए नहीं है, वो आपकी सर्विलेंस के लिए है, आपकी कंट्रोल के लिए बेसिकली फंसाएंगे यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली। तो इसी तरह से एजुकेशन का है, वो कह रहे हैं कि यार ये टीचर्स तो जो है ना निकम्मे हो गए हैं, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं है। दिल्ली में उनको कुत्ते की गिनने की ड्यूटी दे दी गई है। हाँ नहीं, कुत्ते की क्यों है? हमारे हरियाणा के अंदर लैटरिन, सुबह लैटरिन कौन कौन जाता है उनकी गिनती करने के लिए देते थे। ठीक है, मिड डे मील घर में जाके बांट के आओ, कोरोना के दौरान वो सब किया करते थे। बीएलओ की ड्यूटी टीचर की लगती है, इलेक्शंस में ड्यूटी टीचर की लगती है, वोट बनाने में, वोट काटने में उसी की लगती है। तो ये टीचिंग से ज्यादा तो दूसरे नॉन टीचिंग काम ही करता है। टीचर टीचिंग के अलावा बाकी सब कुछ करता है। और बाकी जो व्यक्ति मतलब इस पे कोई जानबूझकर ये पूरा की पूरी व्यवस्था है, जहां जितने एम्प्लॉइज की जरूरत है वहां उससे कम रखे जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी है बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे कि एम्प्लॉइज नहीं है। जब आप एम्प्लॉइज को कहेंगे कि यार एम्प्लॉइज रख लो, तो वो कहेंगे हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन वहीं पर नितिन गडकरी स्टेज से बोलेगा कि बजट की कोई कमी नहीं है। नितिन गडकरी बोलेगा सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। और टीचर्स के सिलेक्शन के टाइम पे बोलेंगे कि हमारे पास भर्ती के लिए पैसा नहीं है, तो अप्रूवल नहीं है। अब वहां बजट आ जाता है, यहाँ पर कुछ और चीजें आ जाती हैं। इसी तरह से व्यवस्था को जानबूझकर ऐसा रखा जाएगा कि वो पंगु रहे और काम ना करे। इससे फिर क्या होगा, जैसे टीचर्स की मैं बात कर रहा था कि अब माँ बाप के दिमाग में तो एक बात है कि बच्चे को तो पढ़ना ही है। और पहले ये अभी कुछ सालों का जो ट्रेंड है, इसने साबित कर दिया है कि दिल्ली में एक टीचर बैठ के पढ़ा रहा है और आपके शहर में किसी ने उसका वो ले रखा है, ठेकेदारी ले रखी है, ठेका ले रखा है उसका सेंटर खोल रखा है। और वो सेंटर जो है वो उसकी पढ़ाई को यहाँ स्क्रीन पर चला देता है प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सब लोग अपना अपना नोट्स बना करके और सोचते हैं हमारी कोचिंग हो गई। दिल्ली से कोचिंग हमारी सीधी चल रही है क्योंकि दिल्ली वाला टीचर बैठा था। तो उसी चीज में लोगों को ये लगने लगा है कि लोकल टीचर तो जो है ना वो तो जो है किसी काम के नहीं है, और हम लोग जो है दिल्ली वालों से पढ़ेंगे। अभी दिल्ली वालों को भी वो लोग फेल कर देंगे, तो फिर क्या कहेंगे कि फिर वो ये कहेंगे हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन जो है एआई वाले रोबोट वाले टीचर के पास रहता है, तो हम ऐसा करते हैं हर स्कूल को एक रोबोट टीचर दे देते हैं। और फिर दूसरी बात, आने जाने पे, क्योंकि ये जो कंजेशन हो रहा है, ये जो गाड़ियां इतनी जा रही हैं सड़कों पर, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो जब इनको पोल्यूशन के नाम पर आपको कंट्रोल करना होगा, आपकी गाड़ियों का चलना जो रुकना होगा, उस वक्त वो कहेंगे कि, या फिर अगली बीमारी के नाम पे जब लॉकडाउन लगाना होगा, तो फिर वो कहेंगे कि रियल क्लासरूम वाली जो फीलिंग लेने के लिए आप वो लगा लो, वीआर वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे लगा लो, तो आपकी क्लासरूम भी वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगी, आपकी मीटिंग्स भी पूरी दुनिया में वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगी, पूरी दुनिया का घूमना भी वर्चुअल रियलिटी वाले उससे हो जाएगा, और आप का खेल का मैदान खेलना भी आपका वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राशन आपके घर पे पहुंच ही जाएगा। बस आपका एक ही काम करना है, आपको केवल व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलना है, अपने नेता के, अपने राजा के, अपने अधिकारियों के, जो लोग आप पर राज कर रहे हैं, बस उनके खिलाफ नहीं बोलना है। उसके बदले में आपको घर बैठे राशन मिल जाएगा और बाकी सब कुछ, इंटरनेट आपको फ्री मिल जाएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, ये व्यवस्था को ठप करने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि
जानबूझकर ये सारे हालात खराब किए जा रहे हैं ताकि आप नई व्यवस्था मांगो। सर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ चीजें, देखो कुछ समय पहले तक जो पॉडकास्ट करते हैं, जो न्यूज करते थे, जो भी जिन पे जिम्मेवारी थी मीडिया में बोलने की, कहीं ना कहीं वो एक पर्दा रखते थे, एक मर्यादा रखते थे कि भाई सरकार को काम करने दो, इसके खिलाफ नहीं बोलना, या बोलना है तो लिमिट में बोलना है। बट अब चीजें, जब प्रधानमंत्री संसद से चला गया तो उसके बाद जो है लोग खुल के बोलने, अब ज्यादा पर्दा नहीं। देखिए क्या है, पूरे देश ने एक चीज देखी कि पिछले लगभग 12 सालों से, तो स्पेशली 2014 में जब नया प्रधानमंत्री आया, उस दौर के बाद से ऐसा लगने लगा कि उसके दोस्त ने सारे मीडिया संस्थान खरीद लिए हैं। खरीदे हैं सर? हाँ, मतलब लगने लगा था। अब तो सबको क्लियर हो गया है कि सारे के सारी मैगजीन्स, सारे अखबार, सारा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सब सारे चैनल्स उसने खरीद लिए। अब जब उन्होंने खरीद लिए, लगभग 78% चैनल्स जो हैं वो दो लोगों के हैं, एक अंबानी और एक अडानी। और अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लैक रॉक की है, और जो कि ब्लैक रॉक जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके बोलते हैं, FI बोलते हैं जिसको, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड की है। इसका मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो हमारा मीडिया ऑन करती है इनडायरेक्टली, और उनके हाथ में क्योंकि शेयर मार्केट है तो इनको जब चाहे बर्बाद कर सकते हैं रात रात में। तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेबी जिसे बोलते हैं, सेबी के माध्यम से अब सारा मीडिया उनका हो गया। तो मीडिया ने बिल्कुल स्पष्ट ये बताया पूरे देश को कि हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ताकि पूरे देश में ये संदेश जाए कि आपको भी नहीं बोलना है। और जो हम जैसे लोग बोलने लगे, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर देना, उनके ऊपर स्ट्राइक्स लगा देना, उनको परमानेंटली डिसेबल कर देना, ये उन्होंने कंटिन्यू करना रखा। तो बोलना लोगों ने फिर बंद कर दिया। एक वक्त ऐसा था 2022 में कि कोई अगर हैशटैग देवेंद्र बल्हारा लगा देता है तो भी चैनल उड़ जाता था, बिना स्ट्राइक के चैनल डायरेक्टली। मतलब ये पत्रकार कर्मू जी हैं, उनको बहुत दिक्कत आई थी, बहुत लोगों को ये आने लगा था। तो उन्होंने नाम भी बदला, कुछ शब्द को बदला पड़ा, यानी कि आप उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह के हालात आ गए। तो लोगों ने इन मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया। फिर जो सत्ता में बैठे या उद्योगों में बैठे या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने ऐसे लोगों को पैसा दिया, या फिर वो लोग बोले, तो उनके ऊपर ईडी की और इनकम टैक्स की रेड हो गई, जिसकी वजह से बोलना बंद कर दिया। नए लीडर्स बनना बंद हो गए क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर इलेक्शंस होने बंद हो गए। तो उन्होंने ये कह करके जनता में एक मैसेज दे दिया कि वो पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं है, जबकि रियलिटी में पढ़ाई वहां हो नहीं रही है, टीचर्स वहां है नहीं, बिना टीचर्स के वो राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे ड्रग्स और उल्टे सीधे कामों में, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, लड़कीबाजी में, इन सब में उलझ के रह गए। और अगर वो पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं है, हाँ, तो अभी मोदी, हाँ, UGC जो हमारी संस्था है, हाँ, उसमें ये SC/ST बिल लाके क्या कर रहा था? वो तो समाज को तोड़ने का एक प्रोपेगेंडा है बेसिकली। उसमें देखो, कोई भी बिल जब भी ये लेके आ सकते, पार्लियामेंट में बैठा अगर कोई व्यक्ति वो बिल लेके आता है या कोई नोटिफिकेशन या कोई नियम बनाते हैं, नियम तो ये है कि जो स्टेक होल्डर है उनसे पहले पूछा जाए, उनसे पहले बात की जाए कि हम ये प्लान कर रहे हैं। तो उनसे पूछे बिना जब भी करते हैं तो वो तो प्योर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मेनली जो बात थी कि कॉलेज और स्कूल में लीडर्स बनना बंद हो गए। तो यानी किसी को रिप्रेजेंट करने वाले, ना तो क्लास मॉनिटर का खेल रहा, ना कोई स्कूल रिप्रेजेंटेटिव का रहा, ना कॉलेज के क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, CR जिसको हम बोलते थे, वो सब खत्म हो गया, जिसकी वजह से बोलने वाला कोई नहीं बचा। तो अब पुराने वाली जो संस्थाएं थी, पुराने वाली पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनको रिजेक्ट करके, बुरी तरह से रिजेक्ट करके मीडिया के माध्यम से तो इस नए नेता को लाया गया था। और अगर नए नेता के कमीनेपन की कहानियां बाहर आने लगे, और अगर नए नेता की बुजदिली आने लगे, नए नेता के वाहियातपने के, उसके करप्शन के, उसके गंदगी के अगर कारनामे पब्लिक के सामने आने लगे, तो अब पब्लिक के सामने वही लोग 2-2 रुपए प्रति कमेंट में ट्वीट करने वाले, और 2-2 रुपए एक कमेंट का 2-2 रुपए लेने वाले लोग, वही फिर पब्लिक के सामने सवाल रख देते हैं कि ये नहीं तो कौन। मतलब इसको इस तरह से पेश किया गया कि कैंसर नहीं तो कौन सी बीमारी चाहिए आप। मतलब ठीक है ना, जैसा ऐसा पेश किया गया कि देश की जनता जो है वो गधा है, और गधे को चलाने के लिए एक इंसान चाहिए
तो पब्लिक को ये एहसास दिलाया गया कि तुमको राज करने के लिए कोई राजा चाहिए, ये नहीं तो तुम कौन सा राजा मांगते हो। एक चीज नहीं समझ में आती जब ये सवाल वो करते हैं, सो कॉल्ड अंधभक्त जो है, सो कॉल्ड गंधभक्त बोलते हैं वो अब हैं आजकल उनको, गंधभक्त अंधभक्त जो कोई है। नहीं बोलता तो ये चीज समझ नहीं आती, ना ये एडवोकेट है, है। ना ये साइंटिस्ट है, ना ये इंजीनियर है, इसमें कोई इसकी जैसे अमेरिका को रन ये तो करते कोई हैं, भाषण भी नहीं दे सकता बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। तो ये तो आप ये कैसे बोल सकते हो जिसमें इतने इंटेलिजेंट नेता हुए हैं, इतने लोग, 150 करोड़ की आबादी हमारी ऑलमोस्ट है, क्या उनमें से कोई भी इसका विकल्प नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये अल्टीमेटली क्या है कि लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है गलत तरीके से। वो ये दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति चीजों को संभाल सकता है, जो बहुत गलत मैसेज है। और एक और कमाल की बात ये खेलते हैं, ये किस तरह का खेल खेलते हैं कि जिस वक्त कुछ अच्छा हो रहा होता है, अगर इसरो का साइंटिस्ट करता है तो भी कहेंगे गोभी जी ने किया, अगर कोई सेना अगर कुछ कर रही है तो भी कहेंगे मोगली जी ने किया, अगर कोई कहेंगे तो ये भी मोती ने किया। वो तो जब कोई कुछ कर रहा है तो लग रहा है मोती ने किया है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोलतेंगे कि अकेला मोगली क्या क्या करेगा, अकेला क्या क्या करेगा। तो वो ये मैसेज चला जाता है कि हाँ यार अकेला वो क्या करेगा, मतलब गलत हो तो कोई और करे और अच्छा हो जाए तो ये करे, यानी क्रेडिट इसको लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और लेगा। ये गलत मैसेज है। अभी एक आपने बात बोली कि मीडिया जो है वो आपको वही बोलेगा जो वो बोलते हैं। ऐसे में एक बड़ा गंभीर सवाल है, एप्स्टीन जो फाइल अमेरिका ने रिलीज की है वो ट्रंप के साइन से रिलीज हुई है, और अगर ये लोग इतने लंबे समय से इनको छुपा सकते थे और अगर वो चाहते तो ये ना रिलीज होती, उसी ने तो साइन किए ना उनको रिलीज करने के लिए। सवाल मेरा ये नहीं है कि उनमें क्या है, और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि मैकडोनाल्ड के बर्गर तक की कोई कहानी है, तो बच्चों के साथ किस प्रकार की यातनाएं वहां पे की जाती थी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे दर्शक जान जाएं कि जिन लोगों को आप वोट देते हो, जिन लोगों को आप अपने नेता समझते हो, आपके ये समझते हो कि ये हमारा भला करेंगे, वो किस लेवल के दरिंदे हैं। देखो ये जो पीडोफाइल जो लोग होते हैं जी, ये खाली चाइल्ड अब्यूज तक नहीं सीमित रहते हैं, और बोलते समय घिन से भी आती है कि ऐसे लोग भी होते हैं। जो मैकडोनल्ड की आपने बात की है, बहुत पहले उसमें ह्यूमन मीट मिला था, आदमी का टुकड़ा मिला था, तो उसका टेस्टिंग हुआ था और बैन भी हुआ था कुछ दिनों के लिए। लेकिन बात ये थी कि ये लोग सबसे पहले इनका प्रोसेस क्या रहता है, ये लोग जवान रहने के लिए और अपनी व्यवस्था को कंटिन्यू रखने के लिए ये शैतान को बताते हैं कि हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर आप मतलब वो अगर आप इनके मतलब मैं आपको ये एक्चुअली बता नहीं पा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि लोग सोचेंगे कि पता नहीं कितना सच होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जानना चाहते हैं लोग जानना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब छोटे बच्चों को ये लेकर जाते हैं, जितने भी बच्चे लापता होते हैं और मिलते नहीं हैं, वो सब उनमें से 5-10% जो लड़कियां रहती हैं या फिर लड़के रहते हैं, वो तो वेश्यालय में, वेश्यागृह में मिल जाते हैं नॉर्मली, जो जवान होते हैं। उससे छोटे जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उनको वो लोग ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं। जो भी आदमी करोड़पति लेवल पे चला जाता है, वो अपने लास्ट रिचुअल के लिए यही मतलब अपने आखिरी जो अपना समर्पण है शैतान के प्रति, वो ये बताते हैं। शैतान में शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, यदि अच्छा काम करने वाले को हम भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति बोलेंगे, तो इस तरह के काम करने वाले को हम शैतान के प्रति। तो जो कोई आदमी परमात्मा के आगे यदि अपना समर्पण करना चाहता है, तो वो हद अच्छा होने की कोशिश करता है हर स्टेप पर, और यदि कोई शैतान के सामने अपना समर्पण करने की कोशिश करता है, तो वो हद बुरा होने की कोशिश करता है। बिल्कुल। फिर दूसरा, इनके कुछ रिचुअल्स भी ऐसे हैं जिनमें ह्यूमन ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ये साइंस में ये कहते हैं कि वैसे हार्मोन्स जो जवान रखते हैं वो तब ज्यादा मतलब काम आते हैं शरीर के अंदर, जब हम किसी डरे हुए बच्चे का अगर हम ब्लड पिए, तो जिंदा बच्चे का ताजा ब्लड, गर्म खून पिए, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को उल्टा लटकाते हैं, उनके सिर में छेद करते हैं और उनको पीटा जाता है। तो जब बच्चा पेन में और मतलब डर में
और उसमें जब वो तड़प रहा होता है तो तब वो कहते हैं उनका ब्लड सबसे सही है जवान रहने के लिए, और वो पीते हैं। और वो पीते हैं बकायदा। किसी भी व्यक्ति को बड़े लेवल पर जब आप चले जाओगे, आपको अगर बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, आपको यदि सुपरस्टार बना दिया है, इसका मतलब आपने अपनी सोल का सौदा कर लिया है, अपनी आत्मा का सौदा आपने कर लिया है। पार्टीज में जाने लगे, अब आप उन पार्टीज में जाने लग गए हो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा ही। मतलब जैसे कहते हैं कि भाई ये पार्टी, आज की पार्टी दारू पार्टी है, तो आप वहां जो जाएगा उसको दारू तो पीनी पड़ेगी। मतलब अगर वो मूत्र पार्टी रख रहे हैं तो उनको मूत्र पीना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसकी कोई जगह नहीं है। नहीं तो उसके लिए वहां जगह नहीं, उसके लिए जगह नहीं है तो वहां इंडस्ट्री में खत्म कर देंगे। अब जैसे सलमान खान ने वो गाड़ी चढ़ाई थी 5 लोगों के ऊपर, 6 लोग मरे थे वहां पर, तो ये 6 का जो नंबर है, ये लोग अपना नंबर मानते हैं, शैतान का नंबर है ये। वो कहते हैं अब 6 कर्म करने पड़ेंगे सलमान खान को इस तरह के। बॉलीवुड की 6 लड़कियों का रेप करना पड़ेगा, बॉलीवुड में हीरोइंस उनके साथ काम करेगा, वहां पर 6 लोगों, मतलब 6 क्राइम करने पड़ेंगे, कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, जिसको भी टॉप पे रखना। आज के टाइम पर बॉलीवुड किंग है सलमान खान। सलमान खान की मर्जी के बिना एक भी अभिनेता कोई रोल नहीं ले सकता, इसलिए उसको बिग ब्रदर बोला जाता है, बिग बॉस। बिग बॉस का जो बिग बॉस में जो एक सिंगल आंख आती है वो देख लो, और फिर वो देख लो, वो आंख देख लो, और जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 पढ़ लो, उसमें भी बिग ब्रदर है, उसमें बिग बॉस है, यहाँ पर बिग बॉस है। और इसको वहां बिठाने के लिए वो जो लोगों के ऊपर जो सोते हुए लोग जो मारे थे इसने, वो कोई अनजाने में या दारू पीकर हुआ इससे काम नहीं था, वो उस रिचुअल का हिस्सा था कि तुमको इतने लोग मारने पड़ेंगे। ये जो गोधरा में जो लोग जलाए गए थे उसके मुख्यमंत्री होते हुए, वो कोई अनजान घटना थोड़ी ना थी, वो डिब्बा अंदर से जला था। वो डिब्बा अंदर से जलाया गया था, योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया था। उसमें मरने वाले लोगों की यदि आप संख्या देखेंगे तो वो 6 से डिवाइड होती हुई मिलेगी आपको। मतलब ये समझिएगा, विजय रूपाणी जब मरा था उसकी गाड़ी का नंबर 6, मतलब उसका जो टोटल जितने लोग मरे थे उसका टोटल भी 6। अभी अजीत पवार मरा है, वहां पर भी 6। इस गेम को आप समझोगे किस तरह से समझोगे मुझे नहीं मालूम है, मतलब जो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं उनको पता है। लेकिन वहां सबसे पहले तो जब ये ब्लड निकलता है तो जब ब्लड उसका पूरा खत्म हो जाता है, फिर उसे बकायदा केक की तरह काटा जाता है बच्चे को, हाँ, और उसके फिर एक एक टुकड़ा जो है सर्व किया जाता है, और वो तय किया जाता है क्या, और कई बार उसको जो है सुखा के ड्राई करके और बर्गर वगैरह में भी जो है वो पेश किया जाता है। मतलब ये समझो आप कि इतने घिनौने लोग हैं ये कि उसकी आंतड़ियों से ऐसे हाथ डाल करके उसका मलमूत्र भी खाते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, ये मतलब मांस तो खा ही रहे होते हैं, मतलब किसी भी हद तक उनको जाना तो होता है। अपने बच्चों के लिए किसी नेता पे या किसी पे, यहाँ तक कि पुलिस पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अपनी सुरक्षा। अरे भैया, हमारे पुरखे कितने कमाल के लोग थे, वो पूरे गांव के बच्चों को अपना बच्चा मान करके गांव में किसी बाहर के आदमी की एंट्री भी नहीं करने देते थे, वो रिश्ते भी इस हिसाब से करते होते थे। कितना कमाल का स्ट्रक्चर था। अब आपके गांव के बाहर जो रेडी लगाने वाला आदमी है वो कौन है आपको नहीं पता है भाई, हमें नहीं पता उनका आदमी है कि किसका आदमी है। यहाँ पर पूरे के पूरे को चंडीगढ़ में देखो, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कौन लोग हैं, या तो अपना गांव छोड़कर आए हुए डरपोक लोग हैं, या वहां से क्राइम करके भागे हुए लोग हैं, या लालच में रुपया कमाने वाले लोग, यानी वो लालची लोग हैं, प्रवासी हैं, वो प्रवासी हैं। समाज का अगर भला करने वाले लोग होते तो वो वहां की खराब चीजों को ठीक कर रहे होते। मैं इसीलिए प्रवासियों को, जैसे मैं अपना गांव छोड़कर अगर शहर में रहता हूं तो इसीलिए मैं अपने जैसे लोगों को ये कहता हूं, ये सबसे घिनौने लोग हैं समाज के। मैं खुद को इसमें शामिल करता हूं, भले ही मैं मजबूरी में कर रहा हूं ये सब कुछ कि मैं अपने बच्चे के लिए, तो लोग बाग अपनी मजबूरी गिनाएंगे कि हम भी मजबूरी में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग समाज से भागे हुए लोग हैं, जो अपना घर, जो अपना गांव छोड़ करके भागे थे, जो वहां खराब चीजें चल रही थी तब उनको ठीक नहीं किया, और इसीलिए हम फिर भाग गए अपने स्वार्थ में। तो ऐसे स्वार्थी लोग ही समाज का बंटाधार करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम जैसे लोग, और इन्होंने ही उनको शैतान बनाया है। वही शैतान, क्योंकि वो आपने एक बार समस्या से भागना चालू किया तो फिर आप हर समस्या से भागोगे, यही वो चाहते हैं, और वो तो यही चाहते हैं कि आपका समाज टूटे।
और मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूं कि मैं किसी तरह गांव में वापस जा पाऊं, मैं किस तरह गांव में जाऊं, मैं किस तरह अपने गांव, और मेरे अकेले गांव पे जाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए हर कोई अपने गांव की तरफ वापस मूव करो, वापस अपने गांव के बारे में सोचना चालू करो, वरना ये जो शहर है ये आपको खा जाएगा, ये निगल जाएगा। यहाँ जो लोग रहने वाले लोग हैं ये शैतान के ही लोग हैं। एप्स्टीन फाइल में एक और जिक्र हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि ये इजराइल गए और इजराइल जाके ये बकायदा अपने फायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए ट्रंप के सामने इन्होंने नाच के दिखाया है, उसको खुश किया है। और यहाँ तक कि ट्रंप तो बार बार बोलता है कि वो मुझे खुश करने की बहुत कोशिश करता है, और ये बोलता है ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ, वो ये नहीं बोलता कि मेरा दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक है। तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या किसी देश के पीएम को ये इस हद तक गिरा सकते हैं कि वो इनके सामने नाचे, इनको खुश करने के लिए? पीएम ही तब बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तब बनाया जाता है जब गिर जाता है। ये तो आपको मैंने पहले बोला। और इसको तो बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी इसी काम के लिए, और इतने सालों से आरएसएस को तैयार किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने स्थापना की थी इसकी, अंग्रेजों की, कांग्रेस की भी स्थापना अंग्रेजों ने की थी और आरएसएस की भी स्थापना उन्होंने की थी। और इसलिए की थी कि जब को लोग कांग्रेस से थक जाएं, क्योंकि कांग्रेस से वो लोग भी थक गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस भी, क्योंकि कांग्रेस स्पीड से नहीं चल रही थी। गांधी परिवार में देखो, चाहे कोई ये कहे, हालांकि पीएचएफआई को लाने वाली सोनिया गांधी थी यहाँ पर, सत्यानाश मेडिकल माफिया को यहाँ एंट्री जो दी थी बिल गेट्स को, वो सोनिया गांधी ने ही दी थी। और नवीन पटनायक शुरुआत में सबसे पहले उड़ीसा में इसको शुरू करने वाला व्यक्ति था। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांधी के निपटने के बाद जिस स्पीड से इस देश में ये ताकतें आई हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को भी शायद इसलिए मजबूर किया गया हो कि राहुल को, प्रियंका को निपटा देंगे, देखो तुम्हारी इसकी दादी को निपटा दिया, इसके बाप को निपटा दिया, इसके चाचा ताऊ को निपटा दिया, संजय गांधी को, तो तुम छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, और ये मालूम है। तो गांधी परिवार के होते हुए जहां तक मुझे लगा, गांधी परिवार ने देखो कभी भी सड़कें नहीं बनाई, मतलब ये सड़कें क्योंकि देश की बर्बादी का आधार है। आपको देखो, एप्स्टीन में भी नाम नहीं है उसका, हाँ कहीं नाम भी नहीं है उनका, ठीक है। अब वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके गांव की सड़कों को भी टूटा हुआ रखते थे कांग्रेस वाले। वो कहते थे तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने गांव में अपनी चीजें यहीं पर पैदा कर सकते हो तुम। और तब तक गांव समृद्ध रहे थे, तब तक गांव समृद्ध रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन आई, जैसे इन्होंने क्या था, ये अपना ये सरदार जी थे अपने मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह क्योंकि वहीं से पढ़ के आया था, उसी गेम प्लान का हिस्सा था। बिना कोई चुनाव लड़े वो, पहले तो उसको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद उसको बिना चुनाव लड़े वित्त मंत्री बनाया गया, और फिर बिना ही चुनाव लड़े उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब कितना कमाल गेम था, देखो आप, कि उस ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो उनके एजेंडे पर ही सेट था, और उसका महिमा मंडन किया गया। उसी ने देश की जो आबादी को बर्बाद करने का, नई नोटबंदी करने का, वो मतलब आधार बनाया। बेसिकली आज की बर्बादी का जो आधार है वो मनमोहन सिंह ने बनाया। वो उन्होंने इनको बेस तैयार करके दिया इन्होंने। मतलब ये आधार कार्ड वगैरह का सारा कुछ बनाने का जो प्रोग्राम था, ये सारा मनमोहन सिंह का ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि उसी ने तो प्रेजेंट किया था। इन्होंने विरोध किया था उस वक्त कि ये नहीं है, ये हम लेकर आएंगे, मतलब ये उन्होंने ऊपर बोल दिया, उसका फाइनल टच उसको दे दिया, फाइनल टच कोई विरोध कर नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, क्योंकि वो लेकर आए थे तो वो विरोध कर नहीं सकते। जिस जिस योजना को वो लोग लेकर के आए थे उसको ही अमली जामा इन्होंने पहनाया, जिसका ये विरोध कर रहे थे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो सोनिया गांधी ने नहीं बनाए थे, उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती उनको उसको बनाया। अरे वो किसी ने भी नहीं बनाए थे, वो वहीं से तय हुआ था, यूनाइटेड नेशन से ही। जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं वहीं से तय हुआ था। और बहुत से नाम सारे अभी भी नहीं हुए होंगे, बाहर नहीं आए होंगे। अदरवाइज एडवाइजर जो मेरे ख्याल से कोई मंत्री रहे हैं शायद, वो अभी भी, अरे वो बहुत से लोगों के नाम नहीं आएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जिनकी अभी जरूरत नहीं है इनको, जिनका इस्तेमाल करने की जरूरत बाद में नहीं आएंगे। यूज एंड थ्रो कर दिया, उनके लिए बाद में अलग से तैयार करके रखेंगे वो। तो ये जो पूरा का पूरा प्लान है, इस पूरे गेम प्लान को मैं ये कहूँ अगर, तो इस गांव को बर्बाद करने का जो खेल था, गांव को शहरों में लेने का खेल, गांव की बाउंड्रीज खत्म करने का और गांव के लोगों के अधिकार खत्म करने का खेल,
इसके लिए इनको लेके आया गया है और कांग्रेस और बीजेपी को पैरेलल में ग्रोथ होने दिया गया जी। और कांग्रेस क्योंकि स्लो कर रही थी सत्यानाश, मतलब नाश नहीं कर पा रही थी वो, इसीलिए उसको इतना बदनाम टाइम ले रही थी नाश करने में, समझ चुके थे। इसीलिए इनको यह कहा गया कि तुम अगर फास्ट करते हो इस बर्बादी को तो हम तुम्हें रखते हैं फिर अगले 10-15 साल। और 15 साल बहुत बड़ा समय होता है नई पीढ़ी के अंदर गंदगी और नफरत को परोसने के लिए। जो बच्चा आज आपका 18 साल का हो गया है, अगले 18 साल बाद वो 36 का हो जाएगा। यानी अब अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाता है तो इनका जो बोया हुआ जो आज का जो जहर है, पिछले 15 सालों का जो जहर बोया हुआ है, वो आगे 15-20 साल बाद पूरा जवान आपकी और मेरी उम्र में होगा, बुढ़ापे में होगा, तो गंदगी उसके दिमाग में कब तक रहेगी सोचिए समाज में जो आज का काम ये कर अभी रहे जो बजट आया था सर, उसमें निर्मला जी जो है उनसे पूछा गया कि इसमें मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो उन्होंने बोला कि हो इसमें मिडिल क्लास के लिए। और इसके साथ साथ अगर और मैं बात करूं कि जो हमारी जो व्यवस्था भी चल रही है देश की, चाहे इसमें प्रधानमंत्री जी हैं, संसद है, सब कुछ आ गया। ईवीएम जिस तरीके से देश में काम कर रही है, आपने 15 साल की बात की मोदी जी के बारे में, 15 साल इनको हो जाएंगे अभी। ईवीएम के चलते क्या कभी देश में सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? क्या संभव है? देखो, सत्ता परिवर्तन तो जिस दिन वो लोग चाहेंगे, ये व्यक्ति ये नहीं वो चाहेंगे, हाँ वो चाहेंगे, इसकी कोई औकात नहीं है यार। राहुल गांधी की या सोनिया की या मोदी की कोई औकात नहीं है उनके सामने। वो तो अभी दिख ही रहा है। हाँ, वो तो अभी दिख ही रहा है सर। जब ये इस तरीके से डील को साइन करके आ रहे हैं और ना मीडिया में कुछ है, ना लोगों को डिटेल्स पता है, और बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, संसद में नहीं बैठ पा रहे हैं। वो इसीलिए उसी से तो भाग रहा है। वो तो नौटंकी जो चल रही है, प्रेशर वहां से है, प्रेशर तो वहीं से है। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज आप गांव के अंदर सरकारी योजनाओं को बंद कर दो, जैसे आधार लिंकेज बंद कर दो, 5G के टावरों को उखाड़ना चालू कर दो, आप ये इनके जितने भी फ्री के जितने प्रोपेगेंडा है, फ्री का राशन है, पेंशन है, ये सब वापस कर दो, आधार सरेंडर कर दो, ये एलिवेटेड हाईवेज बनना बंद कर दो, टोल टैक्स की वसूली बंद कर दो, क्योंकि टोल टैक्स का मतलब है आपने कंपनी को मालिक मान लिया है उस सड़क का। या गांव एक बार अपना ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके ये फरमान जारी कर दे कि जब तक यहाँ टोल रहेगा, इस टोल में प्रॉफिट में हिस्सा गांव का रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जमीन व्यक्तिगत ले लो, उनको लीज पे दो उनको, कि ये, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि ये जमीन तुम्हारे बाप दादाओं की है। जैसे स्कूल की जमीन है आपके गांव में, अब स्कूल की जमीन आपके दादा ने गिफ्ट करी थी पूरे गांव को, तो वो आपके नाम पर खड़ी, आज भी वो जमीन आपके नाम खड़ी थी, आपके पुरखों के नाम। वो जमीन आपने दी गांव के स्कूल को, पहले उसको बोलते थे गामाड़ा स्कूल, बड़ा स्कूल, बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, गामाड़ा स्कूल। बट गामाड़ा स्कूल में जा रहा, एक प्राइवेट स्कूल होता था, फिर एक प्राइवेट हो गया, दूसरे को सरकारी चालू कर दिया, क्योंकि उसमें सरकार के मास्टर आ गए। अब सरकार ने वो जमीन भी अपने नाम कर ली धोखे से, जबकि वो जमीन गांव की थी। इसी तरह बणी की, जोड़ की, शामलात की और चौपाल की, वो सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर लिया है। तो जब सरकार ने आज अपने नाम कर लिया है, आने वाले 20-25 साल बाद, अब आप तो रहते नहीं हो गांव में, मैं तो रहता नहीं हूं, मेरे बच्चे को तो पता भी नहीं है कि वो जमीन मेरे पुरखों की है, सरकार की मान लेगी, बच्चों के बच्चे आ जाएंगे, उसको नहीं मानेगा कोई भी। इसलिए ये जरूरी है कि पूरा गांव मिल करके दस्तावेज अपने बनाए, ऑनलाइन चीजों के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंसी बंद कर दे और अपने दस्तावेज बनाए कि गांव ने ये दस्तावेज बनाए हैं कि ये जमीनें गांव की हैं और हम कब्जा दे रहे हैं, और डीसी को ज्ञापन दे दो, चुपचाप एक चिट्ठी पहुंचा दो, मेमोरेंडम की है हमारी रहेगी, वापस हमारे नाम कर दो। यदि तुम ये नहीं करते हो तो हम तुम्हारा जो आधिपत्य उसको खत्म करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर का कोई प्रोपेगेंडा मत चलने दो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मत बनवाओ आप उनसे, अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ ना यार, अपने लिए रोजगार हम खुद पैदा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं उनके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दो, ये नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएगा, कुछ भी 1 मिनट लगेगी। उसके बाद नया प्रोपेगेंडा लाने के लिए इनको नया हीरो बनाना पड़ेगा। नया हीरो वो हमारे जनता सरकार मोर्चा में से, जैसे मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो हमारे में से ही हमारा विरोधी उठा के खड़ा कर देंगे, या किसी को भी हीरो बनाने के लिए अरे 1 हफ्ता उसके बारे में चलाना है, वो देवता दगने लग जाएगा। नफरत पे चलेगा, हाँ, ये ढांचा नफरत पे चलेगा, प्यार पे भी चलेगा, क्योंकि भरोसा तो प्यार से ही आएगा ना।
भरोसा तो सर मतलब समाज जैसे में गद्दार लोग तो रहेंगे ना, गद्दार लोग भी रहेंगे और समाज के लिए अच्छा सोचने वाले लोग भी रहेंगे, दोनों तरफ के लोग एक छोटा सा सवाल है, रहेंगे। आधार की आपने बात की कि आधार सरेंडर कर दो, क्या अभी सिस्टम में कोई ऐसी व्यवस्था है, मान लो मैं या कोई भी चाहता है कि मेरा आधार कार्ड है और मैं इसको सरेंडर मैं बंद करना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, उसको सरेंडर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और उसको लिख के देना पड़ेगा एफिडेविट के ऊपर कि मैं आगे से कोई सरकार की सेवा नहीं लूंगा, और मैं तुमसे कोई सेवा लेने के लिए, मतलब मैंने ये आधार नहीं बनवाया था, और मेरा जब ये नागरिकता का प्रमाण पत्र ये नहीं है, कहीं नहीं पहचान का प्रमाण पत्र ये नहीं कहीं है, मान्य ये नहीं। किसी खाते में आता ही नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है जो आपको नंबर बना रहा है, जो इंसान से आपको नंबर बना रहा है। आप इसको समझ नहीं रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के आपका सारा डेटा प्राइवेट हाथों में देने का हथियार है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी आपके सिबिल में आधार मांगेंगे, लेकिन जब आपको कोई सेवा लेनी है या कुछ अपना हक लेना है तो वहां पे आधार मांगेंगे, आधार नहीं माना, और बनाया इन्होंने ही है, हाँ बनाया इन्होंने ही है। ये इनका नहीं है, ये उधर उन्हीं का है। अब एक बड़ा मेन सवाल है सर आपसे, अक्सर मैं देखता हूँ जब आपकी वीडियोस देखते हैं या लोगों से कभी बैठे हैं कहीं बात चल रही है, तो ये बड़ा मेरा मेजर सवाल है सर आपसे तो वहां पे ये सुनने को मिलता है कि जो बल्हारा जी हैं वो, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से प्रभावित है, कि कार्ल मार्क्स को बहुत ज्यादा वो मानते हैं, या फिर जनता सरकार मोर्चा का जो मंच है वो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उस पे चल रहा है, और जो लोग ये कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम एज इट इज, लगभग मार्क्स भी कहता था। तो उनका मानना ये है कि ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है जिसमें कोई लगाम न लगाई जाए, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स भी होंगे, तो समाज के लेवल पे या अपने लेवल पे उनको रोकना बहुत मुश्किल है, इसीलिए स्टेट की जरूरत है। देखो मैं आपको बताता हूं, स्टेट की जरूरत है, मतलब ये आपने सवाल पूछा। पहला मैं कार्ल मार्क्स की बात बता देता हूं, मैं कार्ल मार्क्स से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं, और मैं कोई मार्क्सवादी इंसान नहीं हूं जी। मुझे कुछ लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं जो राइट विंग वाले हैं, और लेफ्ट विंग वाले मुझे राइट विंग वाला ये बोलते हैं। हमेशा ही रहेगा। ये मतलब हमको उधर वाले जब, क्योंकि मैं तो देखो मैंने तो बहुत स्पष्ट किया हुआ है, मैं आज फिर से कर देता हूं कि मैं कम्युनिस्टों को अपने मंच पर नहीं आने देता, और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, ये जब हम सभी खाप पंचायतों को और किसान संगठनों को इकट्ठा करेंगे, उनमें से ये लाल झंडे वाले हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। मैं तो इनको पहले ही बोलता हूँ। अब मैं ऑनलाइन बोल दिया, अब तो लाल झंडे वाले हमको देखते ही चिढ़ जाते हैं, चिढ़ते भी हैं, पहले से चिढ़ते हैं, क्योंकि जितना नुकसान इन्होंने किया है समाज का, जो ये ट्रेड यूनियन बना के और सरकारी संगठनों में जो यूनियन बना के जो कम्युनिस्टों ने जो नुकसान किया है, जो अपने आप को कामरेड बोला करते थे, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। उसका कारण क्या है कि इनकी ये हमेशा आदमी को भिखारी बनने की सलाह देते रहे। मैं जब टीचर यूनियन में था तो मैं भी कम्युनिस्टों की यूनियन में था, क्योंकि वहां दूसरी यूनियन को एस्टेब्लिश होने नहीं देते थे, और चौटाला की भी यूनियन थी, उसमें हुड्डा की भी यूनियन थी, उसमें मायावती की भी थी, तो कम्युनिस्टों की भी थी, लेकिन सबसे बढ़िया जो बोलना आता था वो कम्युनिस्टों को आता था वहां। तो मैं भी उनसे प्रभावित होकर पहुंच गया। मैंने जब जाकर के बोला कि यार तुम मांगते क्यों हो, तुम कह रहे हो हमारी ये मांगे हैं, मांगे तो यार भिखारियों की होती हैं, मांगना तो भिखारी का काम है, तुम तो जनता हो, तुम तो मालिक हो, तुम तो अल्टीमेटम दोगे, तुम तो उनको ज्ञापन दोगे या उनको मतलब बताओगे, आदेश दोगे। आदेश मानना उनकी मजबूरी है, या वो बताएं लिख करके हमारी क्या मजबूरी है, हम नहीं पारित कर पा रहे। तो मेरे से वो चिढ़ जाते थे उसी टाइम पर ही। फिर मैं दूसरी बात बोलता था, यार हम लोग अपनी तनख्वाह के लिए, डीए के लिए, अपने परमानेंट होने के लिए, पक्के होने के लिए बहुत सारी मांगे उनके सामने रखते हैं, डिमांड्स में रखते हैं, पर हम बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहे जो बच्चों का फायदा करता हो। तो मेरे से फिर चिढ़ जाते थे वो लोग। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का। तो मैंने कहा यार अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, हमारी यूनियन हमारी नहीं सुनती, नई यूनियन बनाओ तो कैसे बनाओ, इतना तजुर्बा उस टाइम पर नहीं था, गांव वाले हैं वो मानते हैं लेकिन वो कहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं, ये बड़ी सवाल रहता था मेरा उस टाइम पर। दूसरी बात जो थी आप कह रहे थे, और फिर मैं बड़ा जब आया किसान आंदोलन में, जितना अंदर कचरा ये लोग करते थे इतना कोई भी नहीं करता था। अभी भी मैंने देखा बाहर भी, अभी आजकल भी अगर मैं जब इकट्ठा बुलाते हैं कुछ संगठनों को, तो जो लाल झंडे वाले होते हैं 4 लोग होते हैं, ये झंडे पक्के रखते हैं, मतलब जितने आदमी नहीं होते उससे ज्यादा झंडे होते हैं, और दूसरों को पकड़ा देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये कॉलोनी की है,
कॉल होती है संयुक्त किसान मोर्चा की और खड़े होते हैं लाल झंडे वाले, वो दिखाते ये है कि जैसे हम हैं। बाकी लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो बोलने के लिए फिर इन्हीं को बुलाना पड़ता है क्योंकि इनका तजुर्बा है और ये यकीन दिलाते हैं। तो जो लेफ्ट विंग और राइट विंग ने जो बड़ा नुकसान समाज का दोनों का क्या किया कि लेफ्ट विंग कह रही है कि कसूर किसका निकालना है, वो कह रही है कि सरकार करेगी जो कुछ करेगी। तो जनता को बेसिकली वो अपाहिज बनाने का काम कर रही है। सरकार करेगी, सरकार से मांगो कि ये करो। हाँ, सरकार से मांगो। ठीक है, वो ये कह रही है, हमारी मांगे हैं, ये तो ये कह रही है। और जो राइट विंग है वो ये कहती है कि तुमको डरना किससे है, तुमको राजा से भी डरना चाहिए, तुमको भगवान से भी डरना, तुमको हमसे भी डरना चाहिए। तो राइट विंग वाले जितने भी लोग होंगे, राइट विंग की जितनी, जैसे लेफ्ट विंग सरकार के पक्ष में है। ना राइट विंग दक्षिणपंथी आज के टाइम पे जो सरकार में की बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली यही होता है सर। लेफ्ट विंग वाले जो हैं वो ये बता रहे हैं डरना किससे है, सॉरी मांगना किससे है, कसूर किसका है, तुमको ब्लेम किसको करना है। राइट विंग कह रहे हैं डरना इससे है। तो उनके जितने संगठन होंगे वो आपको मांगना सिखाएंगे और इनके जितने संगठन होंगे वो डरना सिखाएंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, उनका काम क्या है, गुंडागर्दी, डर पैदा करना। ठीक है, वो लोगों में डर पैदा करते हैं। तो ये दोनों का एक ही काम है। अब मैंने दोनों को अच्छे से सुना दिया है, अब तो नहीं कोई मानेगा कि मैं दोनों में से किसी का हूं। ये तो क्लियर हो गया। अगर किसी साथी का सवाल था ठीक है, तो अब दोनों के दोनों मेरे दुश्मन बना दिया आपने। ठीक ठीक, तो चलो कोई बात नहीं, वो उधर वो मिलेगा। ये अभी मेरे को एक मेरा पिछला पॉडकास्ट मैंने किसी को कहीं किया था, तो वो मुझे कल मिला, परसों मिला था। मुझे बोला देवेंद्र भाई एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा क्यों? कहते मेरे पास एक कॉल आई रात को, एक नहीं आई, बोला ये तो एक कॉल के बारे में बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी आती है। मैंने कहा बताओ। बोला वो ये कह रहा था कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, तू देवेंद्र बल्लारा को एक बार लेक पे बुला ले। तो बोला क्या करना है? बोला उसको पीटना है मैंने। ऐसे तो बहुत ठीक है, भरे पड़े हैं, तो ऐसे भरे पड़े हैं, तो मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे मैं उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ कर रहा हूं। मैं तो समाज के वो एक आईना रख रहा हूं, दूसरा पहलू जो आपको मीडिया ने नहीं दिखाया, जो आपको इन संगठनों ने नहीं दिखाया। दूसरा सवाल क्या था इसी में आपने जो पूछा था, कार्ल मार्क्स वाला की जो विचारधारा है, जो व्यवस्था है, वो तो कर दिया। अब मैं कामयाब है कि नहीं है, कि स्टेट की जरूरत है? हाँ, स्टेट की जरूरत, ये वाला को सवाल था। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अपराध हो गया जी, अपराध दोबारा से ना हो, ये काम करना है समाज को। जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टेट जिसको आप कह रहे हो, यानी पुलिस है और जो जुडिशरी है। सर जो पुलिस है ना, मेरा एक्सपीरियंस भी है खुद का। पुलिस जो है, पुलिस को देख के किसी के मन में ये नहीं आता ये तेरी रक्षा करेगा, ये लगता है कि ये गुंडा है। मैं ये कह रहा हूँ, और ये है गुंडे ना, तो इनको सर इनमें कोई मानवता है? देखो पुलिस बोलने की तमीज है, वो इनको बनाया इसलिए जानबूझकर इसी तरह का रखा गया है। मैं जो बात कह रहा हूँ, इनको तो ट्रेनिंग के जरिए ऐसा बना दिया गया और इनको तो माहौल ऐसा दिया गया। जब एक रेप पीड़िता थाने में जाती है ना सर, वो खुद डरी होती है, उसको भगाया जाता है, वहां पे पीट भगाया गया जाता है, वो डरी होती है, मेरे साथ चलो, पुलिस वालों से डर लगता है। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हम आप लोगों की सुरक्षा? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि जो लोग ये बोलते हैं कि स्टेट की जरूरत होती है, तो जो स्टेट ने अभी जो अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे पुलिस है, क्या वो आपको ऐसी कोई व्यवस्था दे रही है कि अपराध दोबारा से ना हो? तो आंसर आएगा नो। और किसी को डाउट है तो एक बार थाने में जाके FIR के लिए बोल के देखो, अपनी कोई कंप्लेंट लेके चले जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं, कोर्ट में चले जाओ। अभी फिलहाल तो मैं पुलिस की कह रहा हूं, फिर आप चले जाओ कोर्ट में। हाँ, ठीक है, मतलब हमारे पास 2 ही चीजें हैं ना, एक पुलिस है और एक कोर्ट है। फिर आप अपना न्याय के लिए चले जाओ कोर्ट में, और फिर देखो क्या कोर्ट ऐसा कोई अरेंजमेंट करती है कि वो अपराध दोबारा से ना हो समाज में। तो कोर्ट भी ऐसा कोई निर्णय नहीं करती। इसका मतलब है कि पुलिस और जो जुडिशरी है वो दोनों अपने आप में फेल हो चुकी है। और कोई ऐसा करती हो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, है ना, कुछ भी नहीं करती। अब आप ये बताइए, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि 2 भाइयों में झगड़ा हुआ था या 2 पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था और उसमें गलती किसकी है पूरे गांव को मालूम है, केवल सत्य की बात करने वाले आदमी बैठ जाएं अगर और दोनों पक्षों को बिठा लें, वहीं के वहीं झगड़े का समाधान हो सकता है बिना GDP को बढ़ाए। ठीक है ना, मतलब आपका सत्यानाश बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करवाया जाता है स्टेट को सामने रख के। बेसिकली स्टेट का काम है बाहरी ताकतों से लड़ने का, वहां उनसे हथियार खरीदने का नहीं। अब आपने राफेल खरीद लिए, मान लो राफेल तो खरीद लिया आपने,
लेकिन राफेल का किल स्विच तो उन्हीं के पास है जिनसे खरीदा है, वो तो चला तो नहीं सकते उनसे पूछे बिना। फायदा क्या है उस राफेल का? सीधा सीधा ये है कि जो स्टेट है ना, हाँ। वो आपकी रक्षा नहीं कर रही, आपको न्याय नहीं दे रही, वो दलाली कर रही है, वो पैसे जानबूझकर समाज की व्यवस्था को उनके कंट्रोल में दे रही है। तो समाज को वापस अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि समाज क्या चाहता है, क्या वो वाकई में अपने आप को उनको सौंपना चाह रहा है, या आपको यही व्यवस्था चाहिए अगर, तो फिर ठीक है, और नहीं चाहिए तो आप अपनी गर्दन किसी और को क्यों दे रहे हो भाई? मुझे मेरी ये समझ से बाहर है। तो जो ऑनलाइन जो प्रोपेगेंडा है, इसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो इस सब में सर जो साइंस है या टेक्नोलॉजी है या जो ऐसी चीजें हैं जो एक जो ऐसा बंदा है जो आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, और वो ये मानता है कि भाई मैं तो खोजी हूँ, मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अगर वो समाज की इस उधेड़-बुन में खुद का हिस्सा अपने आप को झोंक देगा, तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह जाएगा किससे पीछे रहे? साइंस और टेक्नोलॉजी इन सब चीजों से। कैसे? हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है सर, सामाजिक व्यवस्था नहीं। कोई एग्जाम्पल बताइए, देखिए कोई एग्जाम्पल बताइए आप। एग्जाम्पल बताता हूँ सर आपको मैं। आज जो व्यवस्था चल रही है, क्लियर तो किसी को भी नहीं है, ये सबको पता है कि हाँ भाई ये सब गलत हो रहा है। आप हो या आपके साथ लाखों लोगों की टीम है, वो आज सामाजिक ढांचे को ठीक करने में लगी है, और आपने उनको ऐसे तैयार किया कि इंडिविजुअली आप आपकी जिम्मेदारी लो, बलहारा वहां नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, वो लोग जिम्मेदारी ले रहे भी रहे हैं, वो अपना लड़ भी रहे हैं, वो अपने अपने लेवल पे, और ये सही भी है। तो इन सब चीजों में जैसे दूसरी कंट्रीज है, जर्मनी है, जापान है, बहुत सारी कंट्रीज है जो ठीक भी चल रही है, जो टेक्नोलॉजी में ठीक चल रही है हमसे। तो हमारा देश टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि कहाँ, कौन सी टेक्नोलॉजी में हम किससे पीछे रहना है? मुझे तो सिर्फ इतना जानना है। टेक्नोलॉजी सर, जैसे जर्मनी को ले लो, चाइना को भी ले सकते। क्या है उसमें टेक्नोलॉजी में? क्या रोबोटिक्स है, साइंस है। क्या रोबोटिक का क्या मतलब है? रोबोट एआई है जैसे। मतलब क्या, मतलब मैं उससे क्या करवाना क्या चाहते हो आप? उससे सिर्फ ये इतना करवाना चाहते हैं कि आप मेहनत करनी कम कर दो, आपका काम वो कौन सी मेहनत कम? शारीरिक, जैसे कि मशीन आ जाएंगी करना। काम बताइए, खेती का काम बताइए मुझे आप, काम बताइए। खेती का काम मशीन कर लेंगे। खेती का काम, हाँ। देखिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी चीज को समझना, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था। मैं आयुर्वेद के एक आयुर्वेदाचार्य से के साथ बैठा बात कर रहा था, तो मैंने कहा, वो बात कर रहे थे भाई कुदरती तरीके से बच्चा पैदा करना है, कोई इंजेक्शन मत लगवाना, ऑपरेशन मत करवाना। तो उस पर सलाह दे रहे थे वो, एक कपल बैठा था और मैं भी वहीं पास में बैठा था। तो उसे बोला कि तुमको क्या करना है? तो उसे बोल रहा है कि बेटा देखो, अगर तुम सचमुच एक हेल्दी बच्चा चाहते हो तो तुमको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि रोबोट आ जाएगा अगर उसके घर में, तो उसका बच्चा हेल्दी नहीं होगा, इसका ये मतलब मान रहा हूं मैं। फिर उसने बोला ये है भी सर, अभी तो मैं आपको सारी चीजें जोड़ के बताऊंगा। फिर वो कह रहा है कि देखो बेटा, अपने घर से वाईफाई जो है वो बंद कर दो, क्योंकि उसमें जो विकिरणें होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। वो बोली कि आचार्य जी, वाईफाई इतनी खतरनाक थोड़ी होती है। बोली एक बात सोचो पुत्र, आपको एक्सरे जब करवाया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक्सरे की जो किरणें हैं जो शरीर के अंदर पेनिट्रेट करती हैं वो कमजोर करती हैं हमें। बोली हाँ। तो बोला आप एक सोच कर देखो, जैसे अपन इस कमरे में बैठे हैं, बंद कमरे में, और ये दीवारों के पार निकल जाती है इसकी मोबाइल की रेंज। मतलब टावर कहाँ रखा है, वहां से यहाँ दीवार से पार, आप तीन कमरों में अंदर बैठे होंगे, वहां भी पहुंच जाएगी। तो जो दो तीन दीवारों को पार करके निकल सकती हैं किरणें, वो आपकी बॉडी को भी करती होंगी, उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो जो नवजात शिशु है और जो दिमाग के जो कोमल टिश्यू हैं, उसका भी नुकसान होता होगा उनका। वो बोलने लगी कि हाँ जी। तो बोला कि ये बंद करना पड़ेगा आपको। बोला फिर लेकिन जो आसपास वाईफाई के टावर हैं वो जो, और जो पड़ोसियों के वाईफाई हैं वो, जो 5G का रेडिएशन है वो दूसरा टावरों का। बोला बेटा समझ आएगा धीरे धीरे समाज को, लेकिन फिलहाल तुम अपने घर का जो बिल्कुल नजदीक है उसको तो बंद करो। तो मोबाइल को जितना हो सके दूर रखो, 6-7 फुट की दूरी पर, और बंद करके रखो जरूरत नहीं है तो, और ये सब करके रखो। चलो जी। फिर बोली जी मैं कैसे कैसे काम करूं? बोला देखो बेटा, अगर तुम्हें अपने बच्चे को हेल्दी रखना है तो नीचे बैठ के खाना बनाओ, पोछा लगाओ, और नीचे बैठ के थप्पी के साथ
बर्तन वो धो, कपड़े धो, मतलब मशीन में मत धोना, Exactly. हाथ से धोना, बैठ करके काम करो जितना हो जाए, जितना हो सके। तो अब वो बोलती है कि अगर मैं ये करूंगी तो मैंने वॉशिंग मशीन क्यों लेके आई? मेरे घर में तो वो साफ करने वाला रोबोट है, छोटा सा, वो सफाई करता, पोछा लगाने वाला, पोछा भी वो लगाता है। तो बोली कि खाने बनाने की भी मैंने तो मशीन ले रखी है, आटा गूंदने की भी। बोली ना बेटा, हाथ से करो। फिर उसने बोला कि यार मेरी तो सास जो है वो अपने हाथ से करती थी, तो उसके हाथ आज भी नहीं दुखते, मेरे तो यहाँ से दुखने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, उनको तो नहीं दुखते। फिर उसने बोला कि तुम जिस पार्ट को काम पे लगाओगे ना बच्चे, वही मजबूत बनेगा। फिर बोले ठीक है जी। फिर बोले कि मेरे को तनाव रहता है, उसने बोला, उस लेडी ने बोला। तो वो आचार्य जी कहने लगे कि देखो बेटा, अगर तुम तनाव से मुक्ति चाहते हो तो नंगे पैर ऐसी जमीन में चलो जहां पर केमिकल ना पड़ा हो, मतलब ऑर्गेनिक जमीन जहाँ खेती हो रही हो, और जितना हो सके ना पेड़ों को अपने हाथों से टच करो। बोले जी पेड़ों को हाथों से? बोला हाँ, अगर हो सके। आप घर में गाय रखते हो? बोला जी ना, रखते नहीं है। तो एक काम करो, यदि किसी को बोल सको, किसी के खेत में जाके और अपने हाथ से, जैसे बरसीम या ज्वार, जो आज की फसल की घास है ना, उसको हाथ से पकड़ो और काटो, हाथ से पकड़ो काटो, हाथ से पकड़ो काटो। तो वो जो हाथ से आप पेड़ को पकड़ोगे ना, और जो नंगे पैर आप खेत में होगे, तो आपका जो तनाव है, जो नेगेटिविटी है, वो न्यूट्रलाइज होगा, 0 वोल्ट पे चला जाएगा और आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और ये सच है सर, अभी पता है। अब आप बताओ, मशीनें आएंगी तो क्या आप ये 0 वोल्ट पे बॉडी को रख पाओगे? बिल्कुल। मशीनें आएंगी तो क्या आप हेल्दी बच्चा पैदा कर पाओगे? मशीनें आएंगी तो क्या आप उसको आप तरक्की कैसे मान सकते हो? टेक्नोलॉजी आपकी नहीं है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, पेटेंट आपके नाम पर नहीं है, उसका टेक्नोलॉजिकल जो बेनिफिट है पैसों का, वो उनको मिलता है, कंपनी को। पेट्रोल डीजल आपका नहीं है, आपके देश को तो उसका कुछ भी नहीं मिलता है मेरे भाई। आप जो भी मशीन यहाँ यूज कर रहे हो, उसका पेटेंट जिसके नाम पर है, जो उससे होने वाली कमाई है, उसका हिस्सा उसी व्यक्ति को जाएगा ना। तो आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको क्या मिल रहा है? कुदरत से दूर होने का एक मंत्र मिल रहा है, जिसमें आपके घर में तनाव और शरीर में बीमारियों के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये जो तो ये आप सिर्फ, मैं आपको अल्टरनेट दे रहा हूं कि ये एक चीज है, इससे ये होता है कि ये होता है। मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हो। यार कह रहे हैं घर में तो रोबोट काम कर रहा है, और बच्चे को मेहनत करने के लिए जिम जाना पड़ रहा है। जिम में जाके जल्दी उसको बॉडी बनानी है, उस चक्कर में वो जरूरत से ज्यादा वेट उठा लेता है, तो फिर कमर पे पट्टी बांधनी पड़ती है। और फिर ज्यादा जल्दी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर वो प्रोटीन के पाउडर खाना पड़ता है, तो स्टीरॉइड खा के शरीर खराब हो रहा है। तो अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा है ना। जो कृत्रिम शरीर है ना सर, बॉडी तो नेचुरली ठीक रहती है, नेचुरली ठीक कृत्रिम आप बनाओगे वो डैमेज भी खत्म ही होगा फिर। तो इसलिए क्या है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ना तो किसी चीज के खिलाफ रहता हूं, मैं तो कह रहा हूं आपको मैं जागरण कर रहा हूं। मैंने तो देखो, मेरे पास भी फोन है, मेरे को कोई नहीं कहता, लेकिन इस फोन के रेडिएशन का मेरे ऊपर असर नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को इस लेवल पर प्रोग्राम करके रखा हुआ है। ना मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, मतलब सॉरी, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, ना मैं इसका इस्तेमाल होता हूं। फोन को आप खुद को इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, मैं नहीं इस्तेमाल होता। वहां बैठे लोग फोन के थ्रू आपको एक्सेस ना जी ना, वो मेरे को एक्सेस नहीं कर सकते। ये अभी अगर इस लेवल की बात जाती है जब भी वर्ल्ड के नाम पे, तो अभी जो हमारे जो प्रधान सेवक हैं, चौकीदार जिनको बोलते हैं, तो चौकीदार जी ने एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है, गेट खोल दिया यूरोप के लिए। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 25 के आसपास वो कंट्रीज हैं, और इन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से एक डील बोली है कि ये जो डील है 2007 से पेंडिंग थी, और ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, ये वो साइन करके आई हैं यूरोप में जाके। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस डील से वो जो किसान है हमारे, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा? देखो कितना क्लासिकल काम किया है जिन्होंने इस ट्रेड को साइन करवाया है। उन लोगों की कंपनियां बनाती हैं पेट्रोल, डीजल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स खेत में पड़ने वाले। उनको मिलती है सब्सिडाइज्ड, मतलब हम किसान को मिलता है सब्सिडी, लेकिन उनको तो पूरी कीमत मिलती है। यानी उनका केमिकल खेत में और शरीर में, और फार्मा कंपनियां भी उनकी हैं, उनका केमिकल खेत, शरीर और डंगरों में डालने का पैसा मिलता है उनको।
अब जब उनका केमिकल आप खेत में डाल देते हो और पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी से जब आप अनाज पैदा करते हो और फिर आप उनको बेचने जाते हो तो वो कहते हैं नहीं ये जहरीला अनाज है, हम नहीं खरीदेंगे। यानी उनको उधर भी बेनिफिट हो गया, इधर भी बेनिफिट हो गया। और उनकी सुअर वाली गेहूं अच्छी थी। उनकी अच्छी वाली है ना, उनके वाली गेहूं जो है वो यहाँ बिकेगी, वो कह रहे हैं ये वाली टॉप क्लास है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के किसान का उगाया हुआ गेहूं यहाँ की जो पार्लियामेंट है या यहाँ की जो मंडियां है या यहाँ का जो अडानी है, क्योंकि एफसीआई तो अब खत्म करने वाले हैं ये लोग, अडानी है यहाँ के, अडानी मालिक बनने जा रहा है, तो अडानी के लिए अमेरिका से, यूरोप से गेहूं खरीदना सस्ता पड़ेगा, यहाँ के किसान से खरीदना महंगा पड़ेगा। तो वो यहाँ का गेहूं क्यों खरीदेगा, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। या मसाले या अनाज या दूसरी चीजें वो आपसे, आपके किसान से क्यों खरीदेगा? तो बोल रहे हैं सर यदि हम सस्ता देंगे ना। हाँ सस्ता तो कह रहा हूँ, ऊपर से तो यहाँ के किसान को कौन देगा? अब अगर यहाँ बैठी पार्लियामेंट को जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अपना, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जी, इसमें गरीब आदमी को अनाज देना है, तो वो यहां से खरीद कर देना आसान पड़ेगा या वहां से खरीद कर देना, अगर सस्ता है तो? अगर सस्ता है, जहां से सस्ता मिलेगा वो वहां से देगा, है ना। तो यहाँ के किसान को ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ये कहने वाले हैं आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी खाद के ऊपर, आपको खाद भी नहीं मिलेगी, एमएसपी भी, आपको बीज पर भी नहीं मिलेगी और एमएसपी भी नहीं मिलेगा। और पानी देखो, अब किसान के पास अपना, वो 13 रुपए गेहूं देने के लिए तैयार है, 13 रुपए है ना, तो आप खत्म हो जाएगा ना किसान। अब आपके किसान के पास में अपने खेत में बोने के लिए बीज नहीं है ओरिजिनल। अगर देसी बीज किसी के पास है तो उसकी जमीन देसी बीज के उगने लायक नहीं है, वो उसने पत्थर बना रखी है रोटावेटर चला चला के और उस पे केमिकल डाल डाल के। किसान आईडी बन रही है ना सर अभी, है ना। तो अब धीरे धीरे बीज आपको नहीं मिलेगा, पानी आपके पास है नहीं है, बिना बिजली के आप पानी नहीं निकाल सकते, आपका नहरों का पानी खराब किया जा रहा है, तो आपकी फसल होगी ही नहीं, और होगी तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा, और खरीदने वाला होगा तो आपको कचरे में देनी पड़ेगी। यानी अब आपका किसान क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो बैंक आपकी जमीन को नीलाम करने आएगा, और बैंकों का मालिक अडानी है, अडानी का मालिक वही है, रॉकफेलर, रोथस्चाइल्ड। तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर फील्ड जो है, एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है वो अडानी को दिया जा चुका है ऑलरेडी साल भर पहले। तो क्लियर हो गया कि अब आप अपनी जमीन को इस किसान क्रेडिट कार्ड के चंगुल से मुक्त नहीं करवा पाएंगे। यदि इस ट्रेड डील के लास्ट पे जाना है तो आपकी सबकी जमीन जाने वाली है। वो तो इतना सस्ता दे देंगे 4-5 साल के लिए कि यहाँ की मार्केट क्रैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अब जो ये किसान आईडी बन रही है, हाँ, फार्मर आईडी बन रही है, तो क्या ऐसा संभव है कि आगे जो भी होगा, आपकी जमीन कैसी है, कितनी जमीन है, मिट्टी कैसी है, पानी आपका कैसा है, यहाँ तक कि कितना बीज और कौन सा बीज, कितना पेस्टिसाइड, कौन सा पेस्टिसाइड और खाद आप यूज करोगे, वो खाली वो सिर्फ आपकी किसान आईडी डाल के वो डिसाइड करेंगे, वही तय करेंगे। और आपको ये बोल दिया जाएगा कि मजदूर के तौर पे काम करना है तो कर लो। यानी कि जो खेती के तीनों कानून हैं अब वो बैक डोर से आ रहे हैं इस फ्री ट्रेड डील। ये वही 3 कानून है, ये मतलब पहले तो शुरू से चले थे, अब ये लास्ट लेवल से वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, अब ये यहाँ से लागू नहीं हुए तो ये वहां से लागू हो। और ऐसे में अगर उसकी बात करें ग्लोबल हेल्थ की थोड़ा सा, तो जो वो बीमारी आई थी कोरोना वाली, अब नहीं उड़ते वैक्सीन, तो वो अभी जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनसे, उसमें मेल में पता लगा, आप जेमेल वर्ल्ड पे जाके अगर बिल गेट्स के नाम से या कोविड के नाम से सर्च करोगे तो वो दिखाएगा आपको कि वो उसके बारे में बिल गेट्स से बात हो रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो चाइना की से नहीं, वो यूरोप से आई। अरे भाई, वो सारा जो चाइना से आया है ये सब तो प्रोपेगेंडा था यार, पहले दिन से हम बोल रहे हैं। चाइना का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। चाइना में तो सिर्फ इसकी शूटिंग हुई थी और कुछ नहीं था। बिल गेट्स ने ही, और जो चाइना में भी जिस लैब से वो कह रहे हैं कि यहां से आउटब्रेक हुआ था, वो भी बिल गेट्स की ही लैब है। इसको समझो आप, बिल गेट्स और चाइना अलग नहीं है इस खेल में, चाइना इसमें शामिल है बाकायदा। और मैं वो तो ट्रायल था सर, कौन सा
जो कोरोना था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रायल था, उससे बहुत भयानक हालात अब होने वाले हैं। इवेंट 201 अभी ना इन्होंने अभी आई डोंट रिमेम्बर, ये हिमाचल की बात है कि झारखंड की है शायद, एक पूरे गांव का उन्होंने आधार कार्ड बैन किया है अभी। टेस्ट करके देख रहे हैं वो कि आधार कार्ड बैन होने के बाद क्या क्या बैन कितना होता है और लोगों का रिएक्शन क्या आता है। अभी टेस्ट इंडिया में हुआ है टेस्टिंग अभी, तो टेस्टिंग लैब ही है इंडिया तो। हाँ, इवेंट 201 करके किसी ने सर्च नहीं किया। मैं 2022 में 2022 में मैं चिल्ला के एक बात बोलता था कि भाई कोविड-19 जो आया है वो तो अक्टूबर में आउटब्रेक हुआ है, उससे एक महीना पहले इवेंट 201 के नाम पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की मदद से बकायदा इसका सिमुलेशन हुआ है, इसका ट्रायल हुआ है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ये पूरा प्रोपेगेंडा है और आने वाले टाइम में इनको एक नया वायरस और लेकर आना है। 25 तक लेकर आने वाले थे ये लोग, इन्होंने ट्राई भी किया था कि नया वायरस आ रहा है, नया वायरस आ रहा है। हम फटाफट सोशल मीडिया पे, हमारे साथी खूब है, वो फटाफट डाल देते हैं नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा, नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा। और उन्होंने सारे न्यूज चैनल पे चला, नीचे कमेंट बॉक्स में पब्लिक ने ऐसा धोया न्यूज चैनल वालों को, अगले दिन वो बंद हो गया खतरनाक वायरस, उसका जिक्र बंद हो गया। इसी तरह से अब नए वायरस का जिक्र ये करेंगे। लेकिन खतरनाक सिचुएशन क्या है अमित भाई, 2026 और 27 में वैक्सीन लगे हुए लोग बहुत मरने वाले हैं, मर ही रहे हैं सर। अब बहुत मरने वाले हैं, मतलब पूरी फैमिली मरेंगी, मतलब पूरा परिवार खत्म होगा और नए नौजवान बच्चे बहुत मरेंगे। नौजवान बच्चे, नई नई शादी हुई है, शादी के ऊपर डीजे जो है ये मारेगा उनको, डीजे, क्योंकि वो जो अंदर नैनो रोबोट्स है ना, वो दो चीजों से अपने आप असेंबल होते हैं। वो जो क्लॉट कह रहे हो ना, क्लॉट बन के हार्ट अटैक आ रहा है, क्लॉट नहीं बन रहा, वो नैनो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जब उनको हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है या हीट मिलती है। तो जब आप फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो या आप ज्यादा बड़ी साउंड के सामने हो और एक्सट्रीम हीट अगर बॉडी में आ जाए, वो असेंबल हो रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, असेंबल हो जाते हैं, तो वो क्लॉट की तरह काम करते हैं, तो आप ब्लॉकेज कर देते हैं। तो वो सारा खेल अब जो अगले साल तक बहुत बढ़ने वाला है और उसका ब्लेम ये लोग नए वायरस या नई बीमारी पर डालने वाले हैं। उसको पता नहीं, देखेंगे चमगादड़ से पास आउट करेंगे या वो ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको सारे जानवर मारने हैं, मतलब कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, सुअर सब मारने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड आना चाहिए नया जानवर ना, उनका वाला आना चाहिए, केमिकल के मतलब उनकी लैब से नहीं है तो वो फिर असली नहीं है। तो वो परमात्मा की बनाई हुई चीजों को अपनी बनाई हुई चीजों से रिप्लेस करके वो नए परमात्मा बनना चाह रहे हैं। इसलिए वो हर किसी को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी हमने दी है। तभी एप्स्टीन फाइल, तभी ये पूरा वर्ल्ड में ब्लैकमेलिंग और ये चल रहा है, सारा कुछ ये। और अगर मैं आपकी जो बात आपने बताई है, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करूं, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ पा रहा हूं मैं कि आने वाले समय में एक आर्मी वर्ल्ड में, एक सरकार, वो तो अभी भी है इनडायरेक्टली, अभी भी है वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये पॉपुलेशन को हाफ कर देंगे। ये सच नहीं, पॉपुलेशन को, ये इसका नाम था पहले इस एजेंडा का, जिसका नाम ये एजेंडा 2030 बोलते हैं ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको बोल देते हैं। ये इस पूरे के पूरे एजेंडा का नाम पहले था एजेंडा 21, और एजेंडा 21 ये 2021 से शुरू करना था इनको। वैक्सीन भी 2021 से ही शुरू हुई है, 26 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई है। और एजेंडा 21 का मतलब था कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हमें सिर्फ 21% रखनी है, आधी नहीं रखनी, 21% रखनी है, यानी 79% पॉपुलेशन को इनको मारना था, 80% को। वो 20% भी इसलिए रखनी थी, एक तो वो सारी की सारी वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, 20% जो रखनी है वो सारी के सारे कोरोना के वैक्सीन लगे हुए होने चाहिए। उनको 3 महीने में नहीं लगेगी अगली वैक्सीन तो वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी उनकी, नेचुरल इम्यूनिटी। वो केवल उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, वही खाना देंगे, उनके पास जमीनों का कोई हक नहीं रहेगा, और वो केवल उनकी मशीनों को ऑन ऑफ करने के लिए रखना है उन्होंने। उनके काम सारे मशीनें करेंगी और वो अपने हेल्थ के लिए वो सारा काम करेंगे। जैसे आप मुंबई चले जाओ तो जितने भी ये
एक्टर हैं जितने भी, इन सब ने फार्म हाउसेज ले रखे हैं जी। और ये अपने फार्म हाउस पर जाकर खुद से खेती करके आते हैं अपने हाथ से, नंगे पैर बैठ करके। हाँ, बिल्कुल। तो धूप में बैठ के आते हैं, हमको कहते हैं क्यों धूप में मरना, मशीन और इनके चलाओ। कनेक्शंस वही हैं सबके, और सबके तो वहीं इनको पे पता है। इनको सब गेम का पता है, तो इसलिए ये लोग रखते हैं। तो या तो एलिट्स रहेंगे या फिर वो मशीनें ऑन ऑफ करने वाले रहेंगे, ऐसा वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कुदरत का अपना काम करने का तरीका है और वो उस प्रोपेगेंडा को नहीं कामयाब होने देंगे। बाकी लेट अस सी, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके लिए इन्होंने प्लान जो किया है वो ये किया है कि यदि ये सारे प्रोपेगेंडा को नरेंद्र मोदी अमली जामा पहना देता है तो इस देश की आबादी को खत्म करने का जो अगला टास्क है वो चाइना के जिम्मे है। दुनिया का सबसे चिपकू और मजबूत वाटरप्रूफ ग्लू